हेलो फ्रेंड्स, एस के सिंह पाठशाला में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस बार हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का सेकेंड क्लास, इटली का एकीकरण। जैसा पहले क्लास में हमने बताया था, देखिए इटली कितने भागों में बांटा गया था वियना सम्मेलन के द्वारा। वियना सम्मेलन में इटली को सेशल्स और नेपल्स को दे दिया गया था, बुरो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। ठीक है, रोम और उसके पड़ोसी रियासत पोप के हाथ में दिए गए थे। ये पोप कौन थे? ये पोप पुजारी थे, जो फ्रांस के पादरी वर्ग के थे, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो पादरी वर्ग के लोगों को पोप बोला जाता था, तो पोप पुजारी थे। और पुजारी थे जो फ्रांस के थे, इसीलिए वो फ्रांस से संरक्षित थे। ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया ने लिया था। परमा, मेडेना और टस्कनी इसको हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया था। ये लोग इटली के समर्थक थे, लेकिन मेटरनिख ने इनको अलग कर दिया था और ये कमज़ोर पड़ गए थे, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। ठीक है, जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट को दिया गया। और इटली के एकीकरण यहीं से शुरू होता है। इटली के एकीकरण में सबसे पहला स्थान मेजनी का आता है। हुआ ये था कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था और उसमें इटली को इतना भागों में बांट दिया गया था कि वहाँ के जनता पूरी तरह से त्रस्त थी। उनको अपना देश बढ़ता दिख रहा था, तो एकीकरण का मार्ग तो वहीं से प्रशस्त था, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। 1820 में नागरिक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हाथ था कार्बोनारिक नामक गुप्त दल का। और गुप्त दल किसने बनाया था? मेजनी ने बनाया था, जो इटली का एकीकरण चाहता था। तो उस समय 8 वर्षों तक मैंने छुप छुप कर आंदोलन चला, गुप्त आंदोलन था। तो और उसके बाद 1830 में अंत में जाकर मेटरनिख ने उसको दफन कर दिया। लेकिन क्योंकि मेटरनिख उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बाकी सभी देशों पर उसका वर्चस्व था। अब देखिए 1830 में मेटरनिख द्वारा इस आंदोलन का दमन कर दिया गया और मेजनी वहाँ से पलायन कर गया। लेकिन मेजनी हार नहीं माना, वह इटली का एकीकरण करके ही दम लेता। तो 1831 में उसने यंग इटली की स्थापना की। कार्बोनारी का स्थापना भी मेजनी ने किया था। 1831 में यंग इटली का स्थापना किया। इससे इटली में क्रांति की लहर दौड़ गई। इटली के जो भी देश थे बटे हुए थे, सब में लोगों में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि सभी देशों पर ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व था। अब देखिए 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया मेजनी ने, जिससे इटली के अलावा जर्मनी के प्रसा और इटली के आसपास के देशों में भी क्रांति की लहर दौड़ गई। मतलब पूरे यूरोप में यंग यूरोप की स्थापना के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी। सभी लोग अपना स्वतंत्र रहने के बारे में सोचने लगे। तो 1848 तक फिर संघर्ष करना पड़ा मेजनी को। 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जिसको कल के वीडियो में हमने बताया था पिछले क्लास में, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति में और बाकी सारे देशों के क्रांति के कारण मेटरनिख को पलायन करना पड़ा। अब मेटरनिख पलायन करा, ऑस्ट्रिया की हार हुई। 1848 में मेटरनिख के पलायन के साथ ही लोम्बार्डी और वेनेशिया से ऑस्ट्रिया का वर्चस्व खत्म होने लगा। और रोम और उसका सम्राट जो था पोप, इसने सोचा कि लोम्बार्डी और वेनेशिया को रोम से मिलाकर और इटली को एक धर्म राज्य घोषित किया जाए, धर्म राज्य। ठीक, लेकिन दूसरा था जेनेवा, सार्डिनिया और पिडमाउंट, तीनों को मिलाकर जो बनाया गया था देश। तो उसमें पिडमाउंट का जो सम्राट था एल्बर्ट ने ये बोला नहीं, इसको लोम्बार्डी और वेनेशिया को पिडमाउंट में मिलाया जाए और इसको एकीकृत इटली घोषित किया जाए। लेकिन अब इन दोनों के मतभेद के कारण कुछ नहीं हो पाया और फिर से तब तक ऑस्ट्रिया ने हमला किया और अपना क्षेत्र वापस, यानी कि लोम्बार्डी और वेनेशिया को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और मेजनी की फिर हार हुई।
अब मेजनी का वर्चस्व वहाँ से खत्म होता है। लेकिन इटली में तो एकीकरण जरूरी था, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, विक्टर इमैनुअल, जब सम्राट एल्बर्ट मारा गया जो पिडमाउंट का शासक था, तो नया शासक बना विक्टर इमैनुअल। ये बहुत ही राष्ट्रवादी था और मेजनी के विचारों से बहुत प्रभावित था। तो जैसे ही शासक बना, इसने इटली के एकीकरण में तेजी ला दी और काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, काउंट काबूर, इसका स्थान सबसे ऊपर आता है इटली के एकीकरण में। इसने क्या किया, इसने इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले इसने देखा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है, जो सार्डिनिया और पिडमाउंट के पास के स्थान लोम्बार्डी और वेनेशिया को जीत रखा था। तो इसमें मिलाने के लिए सबसे पहले लोम्बार्डी और वेनेशिया को जीतना था, तो ये ऑस्ट्रिया को हराने की सोचने लगा। तो इसके लिए, और बहुत ही कूटनीतिज्ञ था और बहुत ही चालाक था। अब काउंट काबूर मौके की तलाश में था और मौका उससे मिल गया। कैसे मौका मिला, तो 1848 ईस्वी में जब फ्रांस गणतंत्र घोषित हुआ, तो फ्रांस स्थिर हो गया, वहाँ वृद्धि होने लगी और ऑस्ट्रिया से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने फिर से 1850 के बाद उस पर हमले शुरू कर दिए। अब इसको लेकर फ्रांस और ऑस्ट्रिया में 1853 से 54 के बीच एक युद्ध छिड़ गया। कौन सा युद्ध, क्रीमिया युद्ध। अब क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने मौका का फायदा उठाया और बिना फ्रांस के बुलावा के खुद से ही फ्रांस के साथ मिलकर और ऑस्ट्रिया से युद्ध करने का सोच लिया और उस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया और ऑस्ट्रिया बुरी तरह से मात खाने लगा। लेकिन वो युद्ध एक शांति समझौता के तहत अंत हुआ। अब शांति समझौता पेरिस में हुआ, उसमें कौन कौन शामिल थे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। लेकिन इस बार काउंट काबूर ने फ्रांस का साथ दिया था, इसका फायदा पिडमाउंट को मिला और पिडमाउंट को उसमें आमंत्रित किया गया। अब काउंट काबूर वहाँ गया और उसने अपने सम्मेलन के दौरान ये बात सिद्ध कर दिया कि ऑस्ट्रिया ने इटली के जगहों पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है। अब ये बात सिद्ध करने के बाद यूरोप के बहुत सारे देश काउंट काबूर के पक्ष में आए और उन्होंने इसका साथ दिया, काउंट काबूर का साथ दिया। और उसके कुछ ही दिन बाद 1854 में ही काउंट काबूर ने एक और कूटनीतिक चाल चली और नेपोलियन III से समझौता किया। अब समझौता ये किया कि इसने क्रीमिया युद्ध में, यहाँ पे इसने क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था, तो उसके बदले खुद फ्रांस से साथ मांगा और ये समझौता हुआ कि ऑस्ट्रिया से जब भी युद्ध करेगा पिडमाउंट, तो उसमें फ्रांस को साथ देना पड़ेगा, इसका पिडमाउंट का युद्ध में साथ देना पड़ेगा। और ये उत्तरी, मध्य और उत्तरी क्षेत्र जो परमा, मेडेना और टस्कनी, ये 3 क्षेत्र जो खुद से मिलना चाहते थे इटली में, अगर ये अपने मन से मिलना चाहें तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। अब ये संधि हुआ और इसके बदले फ्रांस को खुश करने के लिए काउंट काबूर ने निस और सेवाय जो इसके प्रदेश थे पिडमाउंट के, उन्होंने फ्रांस को गिफ्ट के तौर पर देने की घोषणा कर दी ताकि फ्रांस खुश रहे और खुशी खुशी इसका साथ दे। समझौता हो गया और काउंट काबूर ने इसका फायदा उठाया और 1859 से 60 के बीच युद्ध छेड़ दिया ऑस्ट्रिया से, सीमा विवाद को लेकर। सीमा विवाद का नाम दिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध छेड़ दिया, जिसमें फ्रांस ने पूरा साथ दिया और लोम्बार्डी जो क्षेत्र था, ये वाला जो ऑस्ट्रिया का क्षेत्र था, वो अब पिडमाउंट के कब्जे में हो गया। अब पिडमाउंट में के कब्जे में लोम्बार्डी हो गया। लेकिन और ये सब भी मिलाने का उसी समय सोचने लगा काउंट काबूर, लेकिन फ्रांस से ये देखा नहीं गया और वो ऑस्ट्रिया के बहकाव में आ गया और उसने बीच में ही संधि को तोड़ लिया। अब देखिए, संधि तोड़ लिया और वेनेशिया जो ये वाला लोम्बार्डी तो आ ही गया था हाथ में, और वेनेशिया पर भी जैसे ही जीत हुआ फ्रांस ने उसी समय
अपनी सेना वापस बुला ली और युद्ध को एक शांति समझौता के तहत अंत कराया। अब इस शांति समझौता में फिर से इसने लोम्बार्डी को तो परमानेंट अब पीडमाउंट को दे दिया, लेकिन वेनेशिया को फिर से ऑस्ट्रिया के हाथों में दे दिया इस शांति समझौता के तहत। अब देखिए, अब हम इसमें लोम्बार्डी शामिल था, जेनेवा, सार्डिनिया और पीडमाउंट शामिल था। अब अभी भी ये सब क्षेत्र परमा, मेडेना, टस्कनी, रोम, सिसिली, नेपल्स, ये सब सारे क्षेत्र बाकी थे। काउंट काबूर को क्या था, एकीकृत तो करना था। तो उसने फिर से कुछ दिनों के बाद फ्रांस के सम्राट को पोटना शुरू किया और फिर से अपना जो सेवाएं क्षेत्र था फ्रांस को देने का लोभ देकर और फिर मनाया और एक संधि किया कि इस बार वो युद्ध में साथ नहीं दे, लेकिन कम से कम जब ऑस्ट्रिया से युद्ध हो तो उसमें किसी का साथ नहीं दे, निरस्त रहे फ्रांस। क्योंकि अब ये सोच रहा था कि अब खुद से युद्ध लड़के और ऑस्ट्रिया से अपना वेनेशिया हासिल कर सकता है। अब फ्रांस ने उल्टा एक शर्त रख दिया। फ्रांस बोला कि अगर परमा, मेडेना और टस्कनी जो उत्तरी और मध्य इटली के थे, अगर ये लोग जनमत संग्रह के द्वारा मिलना चाहें पीडमाउंट में तो मिल सकते हैं, नहीं तो इनका विरोध करेगा। तो काउंट काबूर इस पर भी राजी हो गया क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग उसके साथ मिलना चाहते हैं। तो 1860 में, 60 से 61 में इसने परमा, मेडेना और टस्कनी में जनमत संग्रह करा दिया। अब जनमत संग्रह कराया, उसमें इस क्षेत्र के लोग भारी भीड़ के साथ पीडमाउंट के पक्ष में वोटिंग किए और पीडमाउंट में मिल गए। अब क्या बचा था, पीडमाउंट में मिल गए सार्डिनिया, जेनेवा, परमा, मेडेना और टस्कनी, इतने तो मिल गए। लोम्बार्डी जीत लिया था। अब बचा था वेनेशिया, रोम, सिसिली और नेपल्स, इतने क्षेत्र बचे हुए थे। ठीक है। उसके बाद अब 1862 में विक्टर इमैनुअल ने जेनेवा, सार्डिनिया, पीडमाउंट, परमा, मेडेना, टस्कनी और लोम्बार्डी, इतने क्षेत्र को इटली में एकीकृत कर अपना एक गणराज्य बनाया और वहाँ एकीकृत इटली की स्थापना कर दिया। लेकिन अभी भी उसको दिख रहा था कि इटली का इतना सारा क्षेत्र अभी इटली में नहीं है। ठीक है। तो 1862 में एकीकरण हुआ, लेकिन कुछ बाकी रह गया था और 1862 में ही एक दुखद घटना हुई और अचानक काउंट काबूर की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद विक्टर इमैनुअल जो था वो अकेला पड़ा। 1862 में ही, इसी बीच 1862 में ही काउंट काबूर की मृत्यु के पहले एक अलग घटना हुआ था। अलग घटना ये हुआ था कि उसी बीच गैरीबाल्डी का आगमन हुआ था। गैरीबाल्डी कौन था? ये एक पेशे से नाविक था, लेकिन मेजनी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और बहुत राष्ट्रवादी था। ये भी इटली का संपूर्ण एकीकरण चाहता था। तो काउंट काबूर के साथ आया। हालांकि काउंट काबूर के साथ इसके विचार उतने मिलते नहीं थे, लेकिन मेजनी के विचारों से और विक्टर इमैनुअल के राष्ट्रवादी विचार को देखते हुए इसने पीडमाउंट का साथ दिया और अपने जो नाविक था उस दल में जो सेवक थे और कर्मचारी थे, उन लोगों को मिलाकर एक सशस्त्र सेना तैयार किया। सशस्त्र सेना तैयार करने में उसका मदद किया था, काउंट काबूर ने मदद किया था और सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। दक्षिणी क्षेत्र जो था सिसिली और नेपल्स, इस पर आक्रमण कर दिया, जिस पर बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड का राज था। ठीक है। अब देखिए, बुर्बो वंश के सम्राट, ये तो पहले से ही मालूम है कि जो फ्रांस में राज करते थे तो राजतंत्र चलाते थे और जनता को शोषित करते थे। तो इन लोगों के शासन से जनता वहाँ पे बहुत त्रस्त थी। वहाँ की जनता ने पूरी तरह से गैरीबाल्डी का साथ दिया, जिसके कारण बुर्बो वंश के सम्राट की बुरी तरह से हार हुई और सिसिली और नेपल्स गैरीबाल्डी के हाथों आया और गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में वहाँ का शासक बन गया।
जो गैरिबाल्डी कुछ दिन के लिए सिसिली और नेपल्स का शासक बन गया। अब गैरिबाल्डी ने इसको जीतने के बाद रोम पर हमला करने का सोचा, ठीक है, जो पोप के हाथ में था और फ्रांस संरक्षित था। काउंट काबूर फ्रांस के साथ समझौता कर चुका था, देखे हैं, तो इसीलिए काउंट काबूर ने इसको रोक दिया कि आप रोम पे नहीं हमला कर सकते हैं अभी। तो गैरिबाल्डी क्या किया, यहाँ पे अपना अधिकार जमाया और कुछ दिनों के बाद इसको विक्टर इमैनुअल के हाथों सौंप कर और अपनी सारी संपत्ति देश को दान करके और एक किसान की जीवन बिताई। तो इटली के एकीकरण में सिसिली और नेपल्स जीतने का श्रेय जाता है गैरिबाल्डी को। अब इटली के एकीकरण में क्षेत्र बचे हुए थे 3 क्षेत्र, रोम, उसके आसपास के क्षेत्र और वेनेसिया। रोम जो पोप के हाथों में था, ठीक है। तो अब विक्टर इमैनुअल ने खुद से मोर्चा संभाला और वक्त का इंतज़ार किया। अब उस वक्त में इंतज़ार में देखिए 1870 से 71 में उधर जर्मनी का भी एकीकरण चल रहा था, जर्मनी में भी बिस्मार्क थे और उधर भी एकीकरण चल रहा था। तो उधर प्रसा और फ्रांस में युद्ध हुआ था 1870 और 71 में, ठीक है। फ्रांस उसमें फंस गया उस युद्ध में, और जो पोप था संरक्षित था फ्रांस से, इससे उसका हाथ हट गया। मतलब कि फ्रांस उस युद्ध में फंस गया तो इसका मदद नहीं कर सकता था पोप का। इसका फायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल ने रोम पर हमला कर दिया और इसके अगल बगल के क्षेत्रों को जीत लिया। अब रोम पर हमला हुआ देख और पोप खुद को हारता हुआ देख वेटिकन सिटी का जो उसका महल था उसमें खुद को मतलब एक तरीके से कैद कर लिया या उसमें खुद को संरक्षित कर लिया, मतलब उसको बंद कर लिया, बाहर नहीं निकल सकता था उससे, ठीक है। अब देखिए केवल इस शहर को छोड़ दीजिए और वेनेसिया को छोड़ दीजिए, ठीक, जो अभी भी ऑस्ट्रिया के हाथों में था। इटली के पास सारे क्षेत्र हो गए, रोम और उसके पड़ोसी देश और जो भी क्षेत्र हैं। इस समय रोम को विक्टर इमैनुअल ने अपनी राजधानी बनाई और फिर से इटली को एकीकृत रूप देकर और बढ़ा दिया, इटली का क्षेत्रफल और बड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने अपने गणराज्य से एक बार फिर से 70 से 71 में ही इसी बीच ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और वेनेसिया को उससे छीन लिया, ठीक है। और वेनेसिया को छीनने के बाद एक स्वतंत्र इटली राज्य की स्थापना किया और इटली का एकीकरण यहाँ पे संपूर्ण हुआ। इसमें उन्होंने वेटिकन सिटी को छोड़ ही दिया क्योंकि वो एक धार्मिक स्थान था, पुजारियों का स्थान था, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, जो आज भी वेटिकन सिटी देश स्थित है, ठीक है। तो इस तरह इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल के हाथों अंतिम खत्म हुआ, जिसमें विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर और मेजिनी और गैरिबाल्डी इन लोगों का पूरी तरह से हाथ था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण दूसरी क्लास में, ठीक है। और कहानी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में गुड जरूर लिखिएगा, कहानी समझ में आया हो, और कुछ अगर त्रुटि भी हो बोलने में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तेज हो या धीरा हो, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।